दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एक सरकारी अध्यापक हैं। इसके अलावा एक लेखक भी हैं। अपनी रचनाओं से समाज के कई बुराइयों को और समाज को आईना दिखाते रहते हैं और इनकी कविताएं बड़ी प्यारी होती हैं। आज इसी संदर्भ में इनसे हम बातचीत करेंगे। आनंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयदीप पत्रिका में। जी सर, धन्यवाद। सर जी, सबसे पहले ये बताइए, आप साहित्य में आपकी रुचि कैसे आई? थोड़ा सा इसको बताइए हमारे दर्शकों को। जी जरूर। अ, जब मैं लगभग 12 वर्ष का था तो हमारे विद्यालय में एक एनजीओ की टीम आई और उन्होंने हमें एक विषय दिया कि इस विषय पर कोई भी छात्र कोई गीत, कविता, कहानी, निबंध आदि हमको लिखकर या सुनाकर दे सकता है। तो मैंने भी उसी समय इंस्टेंटली मैंने एक कविता लिखी और वो मैंने मंच पर जाकर उनको सुनाई। और उस समय विद्यालय की तरफ से और एनजीओ की तरफ से मुझे इतनी प्रशंसा मिली कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर ओके। मैंने घर आकर बताया। लेकिन पहले पहले मतलब इतने माध्यम नहीं थे कि हम अपनी बातों को या अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहले जो मेरे लेखन का दायरा था वो केवल मेरे तक ही सीमित था या बस मेरे परिवार तक ही। जी। लेकिन पिछले वर्ष मैं देश की बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका है आदरणीय श्रीमती मंजू सागर जी, जी। उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझे जयदीप पत्रिका से जोड़ा और यहाँ से जुड़ने के बाद मैंने इसको व्यापक रूप से लिखना शुरू किया। और आज आप सबके दुआओं से मेरी ख्याति और मुझे अनेक सम्मानों की प्राप्ति हो चुकी है। और अब जी। मैं दर्जनों मंचों के लिए अपनी कलम की सेवा दे रहा हूँ। ओके। सर, आप एक सरकारी टीचर हैं। जैसे कि जी। आप जानती हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में कई सारे अंतर हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति प्राइवेट स्कूलों से खराब है। तो इसको आप कैसे देखते हैं बतौर अध्यापक, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो सबसे पहला अंतर तो है उनके प्राइवेट स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बेहतर होती है हमारे सरकारी विद्यालयों के मुकाबले। आपने देखा होगा कि उनकी इमारतें काफी आकर्षक, बड़ी, उनके पास पार्क, खेल के बड़े मैदान, ठीक है। और इसके अलावा उनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा और भरपूर स्टाफ उनके पास मौजूद होता है। सरकारी विद्यालय भी किसी भी मामले में कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से लोग जो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और आज बहुत उच्च पद पर आसीन हैं। और क्या मतलब, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई तो बेहतर होती है और वहाँ के शिक्षक ज्यादा उच्च शिक्षित हैं। लेकिन हम्म। प्राइवेट स्कूल की तरफ लोगों का आकर्षण का मुख्य कारण है एक तो वहाँ का माध्यम, कि वहाँ की जो पढ़ाई होती है हर विषय की इंग्लिश मीडियम में होती है। हम्म। अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे। हम्म। सरकारी स्कूल में उसे थोड़ा माध्यम की थोड़ा हम मान सकते हैं कि माध्यम का एक कमी हम मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हाँ, सभी अभिभावक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। वहाँ पे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। हम्म। सरकारी स्कूल में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। हम्म। सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। हम्म। और मेरा तो मानना यह है कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों से कुछ बेहतर हैं, हम्म। क्योंकि सभी जनों के लिए पहुंच में होते हैं हम्म। और छात्रों को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलता है। ओके। सर, हमारे समाज में एक ऐसी सोच है कि सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि उसे सरकारी नौकरी चाहिए होती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद उसे सरकारी नौकरी चाहिए होती है स्कूलों में। ये इस अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? इस अवधारणा का जो मुख्य कारण ये है कि प्राइवेट स्कूल पर हम ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसका कारण एक तो क्योंकि आज के जमाने में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में कार्य कर रही है। तो जी। हमको लगता है कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा तो आगे जाके कंपटीशन में ज्यादा ज्यादा सफल होगा। हम्म। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों का अधिक ध्यान देते हैं। उनके पास अनेक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट टीचिंग है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल के अध्यापक केवल टीचिंग का कार्य करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के अध्यापक के पास पढ़ाने के अलावा और भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, जैसे चुनाव, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, जनगणना, मतगणना, है ना, और बाल सर्वे, जातिगत गणना, मध्याह्न भोजन बनवाना,
बिल्डिंगों का निर्माण कराना। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य में सरकारी अध्यापक उलझे रहते हैं, जिससे उनका थोड़ा सा शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है। ओके। एक अध्यापक के तौर पर बच्चों को पढ़ाते समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं सरकारी स्कूल में? एक अध्यापक के तौर पर जब हम अपना पहला कदम विद्यालय में रखते हैं, तो हमें रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमारा शिक्षण कार्य बेहतर हो इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। चुनौतियां भी हमारे क्षेत्र में बहुत आती हैं। इन चुनौतियों का हमें डट कर सामना करना होता है। इन चुनौतियों में सबसे पहला तो है कि हमारा जो कक्षा का वातावरण हो वो रुचिकर और रचनात्मक हो। शिक्षा शिक्षा में जो बदलते रुझान है उनके प्रति भी अध्यापकों को बहुत सामना करना पड़ता है। और एक होती है पुस्तकों की जो भाषा है, हम्म। या अध्यापक की जो भाषा है, वो बच्चों की परिवेश भाषा से भिन्न हो सकती है। तो ये सब चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। और बच्चों का ठहराव, बच्चों में लगातार अनुपस्थिति, हम्म। और इसके अलावा उनके अभिभावकों की मान सकते हैं कि गरीबी, और उनका स्थायी रोजगार ना होना, और प्रतिकूल वातावरण। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारे जो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, परंतु फिर भी हम उसका डट कर सामना करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चों में जो लर्निंग गैप हुआ है उसको इसको भरपाई कर सकें, और बच्चों को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। हमारे समाज में एक अवधारणा बनी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद बच्चों को रोजगार तक नहीं मिल पाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा का जो स्तर है वो काफी निचला स्तर है, ऐसा समाज की अवधारणा है, ये समाज के लोग मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भी देखो प्राइवेट सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और आज एक अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। और आज भी देश के अनेक राज्यों के बहुत से बच्चे अच्छे पद पर कार्यरत हैं। तो चुनौतियां तो हैं सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। उनका एक सबसे पहला कारण तो है उनके अभिभावकों का जागरूक न होना। उनको घर से वो एक शैक्षिक ढांचा नहीं मिल पाता जिसके कि वो अपने आगे को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। दूसरा यह है कि हमारी देश की जनसंख्या भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है, क्योंकि रोजगार उस अनुपात में नहीं मिल पाते हैं। और तीसरा है कि छात्रों के प्रति जो जो छात्रों को है ना, जो परिवार का भी एक सहयोग मिलना अति आवश्यक है। और हमारे जो विद्यालय होते हैं, वो जैसे आपको पता है कि उनमें शिक्षा जो है काफी किफायती होती है, सस्ती होती है। तो विभाग थोड़ा सा यहाँ पर उदासीन हो जाते हैं, और छात्रों के प्रति वो थोड़ा सा जागरूकता उनमें कम दिखाई देती है। ओके। आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्य को आप कैसा देखते हैं समाज के रूप में, राजनीति के रूप में? साहित्य हमारे समाज का एक आईना है। साहित्य के आधार पर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। साहित्य एक वो जरिया है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और आज साहित्य का प्रभाव बहुत अधिक लोगों के सोच पर पड़ता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि साहित्य सबको पढ़ना चाहिए। साहित्य से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सामाजिक, जो देश में कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनके प्रति हमें सोचने का अवसर मिलता है। आधुनिक दौर में आप साहित्य को कैसे देखते हैं? जैसे कि आजकल रील्स का जमाना आ गया है और लोग साहित्य को पढ़ना कम पसंद कर रहे हैं, वो सुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और हर जी, व्यक्ति राइटर बना हुआ है, अपनी भावनाओं को लिखता है। तो इस माहौल को आप कैसे देखते हैं साहित्यिक रूप में? आज के समय में ये मोबाइल युग से लोगों में रुचि कम हो रही है, क्योंकि एक तो समय का अभाव, और दूसरा कि लोगों के पास अब संसाधन इतने अधिक हो गए हैं कि अब उनको पुस्तकें पढ़ने का अब मतलब पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं मिलता। अब वो मोबाइल से ही अपने सारे जो भी उनको पढ़ना होता है मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, और या छोटी छोटी रीलों द्वारा भी अपना उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साहित्य में थोड़ा आज के जमाने में फर्क तो पड़ा है। पहले के लेखक होते थे, उनकी किताबें होती थी, उनको पढ़ते थे, उनके बारे में विचार करते थे, सोचते थे, और उनको गहराई से अपने मन में उतारते थे। लेकिन आज मोबाइल के जमाने में या इंटरनेट के जमाने में थोड़ा सा साहित्य के प्रति रुचि तो कम नहीं हुई, लेकिन लोग लोग उसको अब उतनी गहनता से इसमें ध्यान नहीं देते। ओके। सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है?
जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, हर बच्चा रील बना रहा है या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। एक अध्यापक के तौर पर भी आप इस पर अपनी राय रखिए। सोशल मीडिया अगर उसका हम सदुपयोग करें तो बहुत बेहतर चीज है। उसमें हमें आजकल सभी चीज की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे को अपने कुछ पढ़ाई भी करनी है तो उसमें सभी पाठ या सभी सभी उनके सभी चीजों में मौजूद हो जाती है। लेकिन जो ये रील बन रही है या इसका जो दुरुपयोग हो रहा है ये सही नहीं है। इसका बच्चों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बच्चों का मानसिक स्तर भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, उनकी आंखों पर, उनके विवेक पर बहुत फर्क पड़ता है। और बच्चों को इसकी लत जो लग जाती है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आज समाज पर डालती है। सोशल मीडिया का प्रयोग हो लेकिन एक सीमा में हो, और उसका शिक्षण में प्रयोग हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके। क्या आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार कोई नियम बनाए कि 18 साल से नीचे के बच्चे के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो, या सोशल मीडिया की एक सीमा हो कि इस सीमा से बाहर जाकर कोई इंसान उसमें काम न करे या वीडियो न बनाए, इस तरह के नियम? जी बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिस पे कि एक आयु की सीमा होनी चाहिए। जो कि जो बच्चे हैं, बच्चे आज इंस्टाग्राम रील्स या व्हाट्सएप फेसबुक इन पर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर बच्चों के लिए एक आयु वर्ग का एक दायरा हो तो उसी आयु वर्ग के अनुसार ही सोशल मीडिया पे जो जो सामग्री हो वो पेश होनी चाहिए, और उसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए। और इसमें वास्तव में आपने सही कहा कि इसमें एक एक मतलब आयु के स्तर के अनुसार एक सीमा तो होनी चाहिए। सर, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस में भी अंतर है या सेम सेम सिलेबस है? में काफी अंतर है। सरकारी स्कूल केवल मुख्य विषयों पर काम करता है, हम्म। और सरकारी स्कूल का पाठ्यक्रम वो भी बच्चों के स्तर के अनुसार होता है। परंतु जो प्राइवेट स्कूल में जो है जो बुक्स हैं वो काफी ज्यादा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। उनमें मेन सब्जेक्ट के अलावा अदर बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, बच्चों के ऊपर काफी लोड होता है पढ़ाई का। और बच्चों को हमेशा पूरे वर्ष इस पढ़ाई के मतलब इसमें बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा। काफी उन्हें वर्क करना पड़ता है, काफी लर्न करना पड़ता है। एग्जाम और जो उनके एग्जाम में टेस्ट है वो हमेशा चलते रहते हैं। तो सरकारी स्कूल का कोर्स बेहतर है, लेकिन थोड़ी कमी सरकारी स्कूल में भी ये है कि उनमें कुछ विषयों का समावेश होना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूल में व्याकरण प्राथमिक स्तर पर नहीं है, ग्रामर प्राथमिक स्तर पर नहीं है, सामान्य ज्ञान, नैतिक शिक्षा, संगीत, ये आदि इस तरह के जो विषय हैं जो बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, उन विषय को हमारे जो जो स्कूली स्तर पर उनको जोड़ना चाहिए। सर, क्या स्कूलों में या बच्चों में जो राजनीतिक असर है ये दिखाई देता है, या बच्चे इन बारे में सोचते हैं? हाँ, बच्चों में देखो राजनीति के प्रति सोचते हैं, उनको पता होता है कि हमारे देश की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है, हमारे जो जो देश में कौन कौन व्यक्ति किस पद पर आसीन है, और राजनीति के बारे में वो अपने विचार रखते हैं। और और राजनीति की बातें उनके उनके सम्मुख आए जाते हैं, क्योंकि कई बार हम भी जो चर्चा करते हैं या सामान्य ज्ञान की बातें करते हैं तो उन्हें बताते हैं। और उनके जो आसपास के क्षेत्र में जो विकास होता है उसकी भी वो चर्चा या बातें सुनते रहते हैं। घर में भी उनके जिक्र होता है। तो और टीवी पर भी मोबाइल पर भी वो सब देखते रहते हैं कि तो राजनीति के प्रति भी उनको ज्ञान है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिससे अब कोई भी विषय बच्चों से अछूता नहीं है। जी जी, एकदम। सर, साहित्य को लेकर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी अगर कोई कविता है जिसको आप सुनाना चाहते हैं, जो समाज को और युवाओं को एक संदेश दे, तो आप सुना सकते हैं। जी, कविता तो काफी सारी हैं जी। और मैं लिखता भी रहता हूँ। लेकिन अब आपने आग्रह किया तो एक एक मैं नई कविता सुनाता हूँ आपको। जरूर जरूर। और जी जी, इस कविता का जो शीर्षक है वो है रिश्ते। जी मैं आपको सुनाता हूँ। रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं, रिश्ते ऐसे भी निभाए जाते हैं, जो रूठे हैं वो मनाए जाते हैं। प्यार है जहां वहां नाराजगी भी होगी, यही वचन दुनिया को सुनाए जाते हैं। कितनी भी तकलीफें हो जिंदगी में, गीत प्यार के सदा गुनगुनाए जाते हैं। माना कसूरवार हम भी थे मगर बैठकर ही मामले सुलझाए जाते हैं।
यूं ही नहीं होती। मुस्कुराने की बजाय कुछ दर्द भी दिल में छुपाए जाते हैं। रख हौसला मंजिल का ए मुसाफिर, भलों को सही रास्ते बताए जाते हैं। तोड़कर नफरतों की दीवारें आनंद, तोड़कर नफरतों की दीवारें आनंद, प्रेम से इंसान गले लगाए जाते वाह, बहुत शानदार सर। आपने इतनी छोटी सी कविता में बहुत कुछ कह दिया। सर इसके अलावा आप एक अध्यापक भी हैं और साहित्य में भी आपकी रुचि है, लगातार आप लिखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो वर्तमान में आप साहित्य को कहाँ देखते हैं, हिंदी साहित्य को? हैं। साहित्य का स्थान पहले भी उच्च उच्च था और आज भी उच्चतम स्तर पर है। साहित्य में आज भी लोगों की बहुत रुचि है। मैंने देखा है कि आज भी साहित्य में ढेरों लोग, बल्कि असंख्य लोग लिखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और आज के साहित्य में कुछ नए नए विचार भी देखने को मिलते हैं। नए नए रचनाकारों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। और साहित्य ही वो माध्यम है जो समाज को अच्छी प्रकार से जागरूक करता है। इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर गहराई से पड़ता है। और आज के लेखकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा होती है और अध्यापकों की जो सैलरी होती है बहुत कम होती है, जी। और पढ़ाई सरकारी स्कूल से बेहतर होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? स्कूल। पढ़ाई हमें प्राइवेट हमें बेहतर इसलिए दिखाई देती है जी। क्योंकि एक तो उनका कोर्स बहुत अधिक, दूसरा प्रतिदिन उनका गृह कार्य देना, हम्म। आए दिन सतत परीक्षाएं कराना, हम्म। शिक्षक मतलब स्टूडेंट डायरी में नोट लिखना, हम्म। बच्चों से छात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स से संपर्क बनाए रखना। और दूसरी बात है कि जब आप इतनी महंगी पढ़ाई आप बच्चों को कराते हैं, इतने महंगे स्कूल में भेजते हैं, तो इसमें अभिभावक भी अपने आप जागरूक हो जाता है। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजना और उसके बाद उनका होमवर्क कराना, उनको पूरे दिन बैठ कर पढ़ाना। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के जिस समय में पढ़ाई बच्चों की नहीं है, आज की पढ़ाई पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बराबर बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं और जब तक बच्चा आज के टारगेट को पूरा नहीं कर ले, उतनी पढ़ाई ना कर ले, तो तब तक वो चैन से नहीं बैठते। तो प्राइवेट स्कूल में हमें इसलिए बेहतर नजर आती है कि इसमें पेरेंट्स का पूरा पूरा सहयोग है और बच्चों को प्रति वो बहुत जागरूक है। सर लोग पहले तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं माध्यमिक हम्म। शिक्षा तक, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज खोजते हैं। अच्छा, जी। क्या मतलब उच्च स्तर पर प्राइवेट कॉलेज नहीं है हमारे देश में, या फिर जी। सरकारी उच्च कॉलेजों में जाकर अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है इसलिए सरकारी कॉलेज खोजते हैं? जी, आपके आपका सवाल बिल्कुल सटीक है कि पहले तो बच्चा बचपन से पढ़ा प्राइवेट स्कूल में, हम्म। उसके बाद उसको ज्ञान मिला, फिर उसने अपने उच्च शिक्षा के लिए उसने खोजा कि मुझे किसी सरकारी संस्थान में एडमिशन मिल जाए और मैं एक एक रेपुटेड कोर्स कर सकूं और रेपुटेड कंपनी में काम कर सकूं। तो इसका कारण यही है कि जो सरकारी स्कूल है उच्च शिक्षा के में ज्यादा बेहतर है। उनके 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 जो शिक्षा स्तर है वो काफी प्रसिद्ध होती है और वहां से बच्चों के प्लेसमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। वो काफी वैल्यूबल उनके उनका कोर्स है। और इसके अलावा सरकारी संस्थाओं में फीस भी कम होती है और देश में उनको नामी गिरामी वो संस्थाएं हैं, तो उसमें चाहता है बच्चा कि मैं उसमें पढूं और अपने आप भविष्य आगे संवारूं। सर एक अध्यापक के तौर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इस इंटरव्यू को जल्द ही खत्म करेंगे? जी। शिक्षा शिक्षा हमारे जीवन को सरल, सफल और विनम्र बनाती है। शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और शिक्षा से ही बच्चे का समग्र विकास होता है। तो हम ये चाहेंगे कि देश में कोई भी बालक ऐसा ना हो कि जो शिक्षा ग्रहण ना कर रहा हो। सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में हो, सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, अपने भविष्य को संवारें और बच्चों की पढ़ाई पर जितना अधिक से अधिक हो सके उन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अन्य कामों में ना लगाकर उनको पढ़ने के प्रति प्रेरित करें, उनको समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व है, आगे जाके वो किस तरह से अपने जीवन को संवार सकते हैं। और हमारे लिए भी काफी चुनौतियां होती हैं कि जब हमने बच्चों को कक्षा में कुछ पढ़ाया, कुछ शिक्षण कार्य किया, तो वो सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चे ने उसका लाभ लिया,
तो हमें भी एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चों का अधिगम स्तर अलग अलग होता है। तो उसको, बच्चों की समझ कैसे विकसित करें, सभी बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, ये भी हमारे लिए एक तरह की चुनौती होती है। लेकिन अगर हमें समाज, अभिभावक, सरकार, परिवार ये सब सहयोग करें तो शिक्षा भी आगे जाकर बहुत बेहतर तरीके से बच्चा प्राप्त कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद।